students, do you like colorful flowers? Does green field make you happy? Do you like playing in the rain? Yes, nature has curative powers. It betters our mood. प्रकृति हमारे मन पर सुखद प्रभाव डालती है। आइए आज हम अपनी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ें। उसमें दिए गए वर्ड मीनिंग्स, राइमिंग स्कीम, फिगर्स ऑफ स्पीच और इसके सेंट्रल आइडिया को समझें। डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। इनका जन्म 26 मार्च 1874 को यूएस के सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था और इनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 को हुई थी। Robert Frost was a well-known American poet of 20th century. Robert Frost एक अमेरिकी पोएट थे जो बहुत ही विख्यात हुए। इनको साहित्य जगत में बहुत सम्मान मिला। His poem Dust of Snow was published in New Hampshire in 1923. उनकी यह कविता डस्ट ऑफ स्नो न्यू हैम्पशायर नामक कविता संग्रह में 1923 में प्रकाशित हुई थी। He gives beautiful and unique description of nature and rural life and finds deeper meaning in ordinary things. वे प्रकृति और ग्रामीण जीवन का अति सुंदर और दुर्लभ वर्णन करते हैं और सामान्य एवं रोजमर्रा में घटने वाली घटनाओं के माध्यम से गहरी बात कह जाते हैं। Now, I will recite the poem and you all will repeat after me, taking care of the pronunciation. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Let us know about the poem. The title of the poem is Dust of Snow. पोएम के टाइटल से पता चलता है कि विंटर सीजन है, चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। स्नो का डस्ट सब जगह गिर रहा है। इस पोएम में एक क्रो है, स्नो है, हेमलॉक का ट्री है और पोएट है। हेमलॉक के बारे में अभी आगे बात करेंगे। पोएट हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहा था, तभी उस पर एक कौवे ने बर्फ गिराया। इसका क्या असर हुआ, यह हम पोएम में देखते हैं। द वे अ क्रो, वे का अर्थ होता है रास्ता। इसका एक और अर्थ होता है तरीका। यहाँ वे का प्रयोग तरीके के अर्थ में हुआ है। क्रो यानी कौवा। शुक डाउन ऑन मी, शुक शेक शब्द का पास्ट फॉर्म है जिसका अर्थ होता है हिलाना। बच्चों, आपको वर्ब के 3 फॉर्म्स याद होंगे। शेक शब्द के 3 फॉर्म्स हैं शेक, shook, shake it।
अर्थात जिस प्रकार से एक क्रो ने मुझ पर गिराया, मुझ पर यानी पोएट पर क्या गिराया? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मतलब धूल या कण, यहां बर्फ के कण हैं। यह डस्ट कहां से गिराया? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक प्रायः एक जहरीला पेड़ होता है जिस पे सफेद फूल लगे होते हैं। पोएट कह रहे हैं जिस प्रकार से एक क्रो ने, जो कि एक हेमलॉक ट्री पर बैठा था, उन पर डस्ट ऑफ स्नो गिराया। डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से क्या हुआ, यह पोएट आगे बताते हैं। Has given my heart। हार्ट का अर्थ है हृदय। A change of mood। चेंज ऑफ मूड का अर्थ है कि पोएट का मूड बदल गया। कैसे बदल गया? डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे। पार्ट यानी हिस्सा। सेव्ड मतलब बच गया। सम मतलब कुछ यानी दिन का कुछ हिस्सा बच गया। आई हैड रूड। रूड मतलब है बर्बाद करना। पोएट कह रहे हैं उनके दिन का ज्यादातर हिस्सा तो बर्बाद हो चुका था, पर डस्ट ऑफ स्नो के उन पर गिरने से दिन का शेष हिस्सा व्यर्थ होने से बच गया और जिसका अब वह सदुपयोग कर सकेंगे। यहाँ रूट शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी शब्द से हमें पता चलता है कि पोएट का दिन बहुत अच्छा नहीं जा रहा था या वह उदास था। इस पोएम से हम सीखते हैं कि जिस तरह से एक क्रो के द्वारा पोएट पर डस्ट ऑफ स्नो गिराए जाने जैसी सिंपल और आम घटना से उसका मूड चेंज हो गया, उसी प्रकार से हमारे साथ घटने वाली छोटी छोटी घटनाएं भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ सकती हैं। बच्चों, अब वर्ड मीनिंग्स लर्न के लिए नोट डाउन कर लीजिए। डस्ट, स्मॉल पार्टिकल्स यानी कण, धूल। वे का अर्थ मैनर, तरीका। शुक, पास्ट फॉर्म ऑफ शेक मतलब हिलाना। हेमलॉक ट्री, अ पॉइजनस ट्री विथ वाइट फ्लावर्स, एक जहरीला वृक्ष। रूड का अर्थ है रुइन, डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना। आइए अब हम समझते हैं राइमिंग स्कीम। राइम का अर्थ होता है एक जैसी सुनाई देने वाली ध्वनि। फॉर एन एग्जाम्पल, हॉट पॉट, वे प्ले, आइस डाइस। अब आपके सामने यह कविता है। इसके हर लाइन के लास्ट वर्ड पर ध्यान देंगे। पहली लाइन का लास्ट वर्ड क्रो है। यह पहला साउंड है, इसीलिए इसे हम ए मानेंगे। सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड मी है, जो कि क्रो से राइम नहीं करता है, इसलिए उसे नया अक्षर देंगे और बी मानेंगे। थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड स्नो है, जो कि फर्स्ट लाइन के
क्रो से राइम करता है, इसलिए वह ए होगा। फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड क्या है बच्चों? यस, ट्री है। ट्री, जो कि सेकेंड लाइन के मी से राइम करता है, इसलिए वह बी होगा। उसी प्रकार सेकेंड स्टैंजा में भी आगे बढ़ेंगे। सेकेंड स्टैंजा के फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड हार्ट है, एक न्यू साउंड, इसलिए उसको सी मानेंगे। नेक्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड मूड है, जो कि आगे दिए गए किसी भी वर्ड से राइम नहीं करता है, इसलिए उसे डी मानेंगे। नेक्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? जी हां, पार्ट है, और पार्ट हार्ट से राइम करता है, इसलिए सी हो। लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड रूड है, रूड मूड से राइम करता है, इसलिए रूड डी हो। तो इस प्रकार से इस पोएम की राइमिंग स्कीम होगी ए बी ए बी सी डी सी डी। अब हम इस पोएम में दिए गए फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार पर ध्यान देंगे। इस पोएम में कहीं भी कॉमा, फुल स्टॉप आदि पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं हुआ है। इसे इंजैम्बमेंट कहते हैं। इंजैम्बमेंट, an enjambed line lacks punctuation at its line break. नेक्स्ट, alliteration का यूज दिखता है। Alliteration is the use of same letter or sound at the beginning of words that are close together. जब एक ही ध्वनि का प्रयोग पोइटिक ब्यूटी के लिए किया जाता है तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे सेकेंड स्टैंजा के पहले लाइन में हैज और हार्ड में एच साउंड को और सेव्ड सम में एस साउंड को रिपीट किया गया है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो यूज हुआ है वो है personification. Personification is when we take an object or animal and give it human qualities such as emotions or thoughts. जब निर्जीव वस्तुओं में सजीव के जैसा गुण दिखाते हैं उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। हार्ट, जो मात्र एक अंग है, उसका भी मूड चेंज होना बताया गया। क्रो को भी पर्सोनिफाई किया गया है। इस पोएम में सिंबोलिज्म का भी बहुत अच्छा प्रयोग देखने को मिलता है। सिंबल का अर्थ होता है प्रतीक। Symbolism is a literary device where symbols are used beyond their literal meaning to convey an underlying deeper meaning. Crow और हेमलॉक नेगेटिव एनर्जी को सिंबलाइज करते हैं और ये
कवि के दुखी मन को दिखाते हैं। वहीं व्हाइट स्नो प्यूरिटी, पीस एंड हैप्पीनेस जैसे पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है। अब बच्चों, आप इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को नोट डाउन करेंगे और लर्न करेंगे। द पोएम Dust of Snow shows that even small things can bring significant changes in life. यह कविता हमें यह सिखाती है कि छोटी छोटी चीजें भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती हैं। The way a crow shakes down dust of snow on the poet, जिस प्रकार से एक कौवा कवि के ऊपर बर्फ गिराता है, inspires and gives him the idea to shake off his sadness and become cheerful and to use something useful. वह उसे प्रेरित करता है और उसे अपनी उदासी को दूर भगाने का, खुश रहने का और कुछ उपयोगी करने का विचार देता है। I hope you all must have enjoyed the poem, learned pronunciation and meanings of new words, learned about the rhyming scheme and figures of speech given in the poem. Now, you will do home assignment based on today's learning. Choose the correct option. Question number 1. Name the poet of Dust of Snow. A. John Keats. B. Robert Brown. C. Robert Frost. D. Nelson Mandela. Question number 2. Where was the poet standing? A. Under a hemlock tree. B. Under a mango tree. C. Under a neem tree. D. Under a cactus. Question number 3. How was the mood of the poet in the beginning? A. Sad. B. Happy. C. Angry. D. Annoyed. Question number 4. Who shook dust of snow on the poet? A. Sparrow. B. Pigeon. C. Parrot. D. Crow. Question number 5. What does dust of snow means? A. Smoke of dust. B. Particles of snow. C. Particles of sand. D. Snow of dust. That's
that's all for now. Goodbye and keep practicing to speak in English. Thank you.